नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्लू डायमंड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मेरा नाम है आकाश मिश्रा और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोग यहाँ पर टोटल आपको दिख रहा होगा 60 क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन नंबरिंग में तो 60 है, पर ये क्वेश्चंस आपके अगर हम वन बाय वन डिस्कस करना शुरू करेंगे तो ये 150 के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको बता सकते हैं। चलते हैं लेवल 1 के अपने पहले 10 क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तत्वों को जो सीधे क्रम में लगाना था वो सबसे पहले किसने किया था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट थे डोब्राइनर। डोब्राइनर ने एक त्रिक नियम दिया था। इसको हम लोग डोब्राइनर का त्रिक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोब्राइनर का त्रिक नियम कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, कह रहा तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था किसने किया था, डोब्राइनर ने। तो ऑप्शन नंबर का आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसकी जो ये मैं इसको बढ़ा दे रहा हूँ, हालांकि ये पूरा 23 ही है। तो चलते, इसका पहले वाले का आंसर क्या था? तो डोब्राइनर ने दिया था। डोब्राइनर का नियम कौन सा? तो डोब्राइनर ने त्रिक नियम दिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें लिखा गया है, निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। लॉ ऑफ ऑक्टेव का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। लॉ ऑफ ऑक्टेव का मतलब होता है अष्टक नियम। इसको क्या बोलते हैं? थोड़ा सा ये अष्टक नियम, इसको हम लोग बोलते हैं अष्टक नियम। ये सबसे पहले किसने दिया था? ये आपके एक साइंटिस्ट हुए हैं न्यूलैंड। ये अष्टक नियम आपका न्यूलैंड ने दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 4, ये रहा न्यूलैंड ऑप्शन। चलते हैं 4 नंबर पे। लिखा है, संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित होता है। अच्छा, संगीत में सुर कौन कौन से होते हैं पहले ये समझ लो। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और फिर लौट कर फिर से वही आ जाएगा। तो देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 है। और मैंने भी आपको बताया 8 का मतलब कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पर? अष्टक नियम लग रहा है। तो किसका हो जाएगा ये? अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अष्टक नियम किसने दिया था? ये दिया था आपका न्यूलैंड ने। ठीक। मेंडलीव का नियम क्या था? मेंडलीव का नियम था कि आपको पता होगा कि तत्वों के मतलब उनको अगर परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसने किसने कहा था? तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। और इसमें क्या था? परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। न्यूटन का नियम क्या था? न्यूटन का नियम तो फिजिक्स में है। न्यूटन ने गति का नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, ये न्यूटन ने दिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका अष्टक नियम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। ये नियम किसका है? तो मैंने अभी आपको नीचे बताया था कि ये नियम किसका है? परमाणु भारों के आवर्ती फलन। तो ये मेंडलीफ ने दिया था। किसने दिया था? मेंडलीफ ने। ठीक। तो ये किसका हो जाएगा? मेंडलीव भी यहाँ पर कह सकता है ऑप्शन में, तो आपको परेशान नहीं होना है। मेंडलीव ने। मेंडलीव ने किसके उसमें कहा था? तो परमाणु भारों के आवर्ती फलन बताया था। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था? अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था? अष्टक
नियम दिया था। मोसले ने क्या दिया था? आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ ने किया, मोजले ने किया था। अच्छा, तो इन्होंने मेंडलीफ ने क्या किया था? जो आपकी पुरानी वाली आवर्त सारणी है, सर्वप्रथम आवर्त सारणी किसने दी थी? आवर्त सारणी सबसे पहले किसने दी थी? तो सबसे पहले लिख लो यहाँ पर, किसने दिया था? मेंडलीफ। कभी कभी मेंडलीफ मिलेगा, मेंडलीफ भी मिल जाएगा तो वही। नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, रदरफोर्ड ने। ठीक, एक और क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि नाभिक का आकार कितना होता है? नाभिक का आकार होता है 10 की पावर -15 मीटर। अच्छा, परमाणु का आकार कितना होता है? परमाणु का आकार ये होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन थे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका क्या हो जाएगा? मेंडलीफ ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। पिछला क्वेश्चन था, उसी को पलट दिया है। तो क्या हो जाएगा इसका? परमाणु भारों के आवर्ती फलन। अच्छा, परमाणु संख्या के आवर्ती फलन किसने कहा था? तो ये आपकी आधुनिक आवर्त नियम में कहा गया था। आधुनिक आवर्त नियम, आवर्त नियम। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया? परमाणु भारों के, परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। बढ़ते क्रम में रखा गया है। ठीक, मेंडलीफ के उसमें किस में रखा गया है? परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में इसको परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। ठीक, चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो मैंने पहले बताया था आपको, सबसे पहले किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। दूसरा क्वेश्चन, किस क्रम में रखा था तत्वों को? तो परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा था। किस में रखा था? परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में। सबसे पहले परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? यहाँ पर आ जाते हैं। देखो, यहाँ पर क्या हो गया? आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था मोसले ने। ठीक, यहाँ पर मेंडलीफ ने क्या दिया था? तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। ठीक, डाल्टन ने क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक, और रदरफोर्ड ने क्या किया था? नाभिक की खोज की थी और तरबूज मॉडल दिया था। और क्या दिया था? परमाणु का तरबूज मॉडल दिया था। तो ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया? तो आपका ये हो जाएगा मोसले ने। अच्छा देखो, अगर इन्होंने आधुनिक आवर्त नियम दिया है, अगर इन्होंने आधुनिक, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। मोसले ने क्या किया था? परम आधुनिक आवर्त नियम दिया था। मेंडलीफ ने क्या किया था?
सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? क्या किया था? आवर्त सारणी का निर्माण किया था, ठीक। डोब्राइनर क्या था? इन्होंने सबसे पहले त्रिक नियम दिया था। परमाणु के बारे में सबसे पहले त्रिक नियम दिया था सबसे पहला भी। तो न्यूलैंड ने क्या किया था? अष्टक नियम दिया था। अष्टक नियम न्यूलैंड का था। और क्या था? संगीत के सुरों के आधार पर सेट किया था। संगीत के सुरों के आधार पर सेट किया था। तो ये हो गया। तो इसका आंसर तो बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं पेन को रेड कर लेता हूं। कह रहा, किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था? परमाणु द्रव्यमान का मतलब स्टूडेंट क्या है? वही आपका परमाणु भार। इस द्रव्यमान का मतलब क्या है? परमाणु भार। तो कह रहा रॉबर्ट बॉयल ने, इनका तो इससे रिलेशन भी नहीं, रॉबर्ट रामसे इसका भी नहीं, हेनरी मोसले, ये भी नहीं, दमित्री मेंडलीव, ये मेंडलीव थे। इन्होंने क्या किया था? परमाणु भार या द्रव्यमान कह दीजिए, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था। और मोसले ने क्या किया था? तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा था। और आधुनिक में जो है, तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो आपकी मोसले वाली है। आधुनिक आवर्त सारणी ये आपकी मोसले वाली है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? दमित्री मेंडलीव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर है। लिखा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। मेंडलीव ने क्या किया है? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा है। परमाणु भार के, अगर ऑप्शन में आपको परमाणु भार ना दिखे तो परमाणु द्रव्यमान कह देंगे। क्या कहेंगे? परमाणु द्रव्यमान। ये किसने रखा है? तो याद रखिएगा, इसको बढ़ते क्रम में मेंडलीफ ने रखा है। किसने रखा है? मेंडलीफ ने। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में किसने रखा है? ये पहली बात तो आपको आधुनिक आवर्त सारणी में रखा दिखेगा। किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में। दूसरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया था? मोसले ने दिया था। मोसले भी लिख देता है कभी कभी, मोसले। इसमें क्या किया गया है? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखा गया है। परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो ये इसके इतने सारे क्वेश्चंस हो गए। तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और हम लोगों ने लगभग 20 या 22 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु कह रहा आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? मेंडलीफ वाले में परमाणु द्रव्यमान था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा एक लेवल 10 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं लेवल नंबर 2 पर। टोटल 60 क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में आपको पता है क्या है? परमाणु संख्या है। आधुनिक आवर्त नियम, ठीक, परमाणु संख्या में रखा गया है। परमाणु द्रव्यमान में किस में रखा गया था? मेंडलीफ वाली में किया गया था। किसमें? मेंडलीफ वाली में। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, कह रहा आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को क्या कहा गया है? देखो ऐसे बना है, ये जो बने हैं इनको हम लोग आवर्त कहते हैं, वर्ग कहते हैं, सॉरी। और ये जो 7 लाइनें हैं इसको हम लोग आवर्त कहते हैं। तो अंतर याद रखिएगा। तो उदग्र का मतलब होता है, देखो यहाँ पर खड़े,
और खड़ी लाइनों को हम लोग यहाँ पर वर्ग कहते हैं और बड़ी लाइनों को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। वर्ग कितने हैं टोटल, 18 वर्ग है और आवर्त कितने हैं, 7 आवर्त है आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक, तो यहाँ पर कहा गया आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उनको क्या कहते हैं हम लोग, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है, तो मैंने बताया इसको क्या कहते हैं, आवर्त। आवर्तों की संख्या कितनी है, 7 है। चलते हैं, अच्छा परिवार कितने हैं, तो याद रखिएगा 4 परिवार हैं, यस, पी, डी और एफ। ये आपके टोटल 4 परिवार हैं। चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग आवर्त कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो मैंने आपको बताया था वर्गों की संख्या कितनी है, टोटल 18 वर्ग है। वर्ग कितने हैं, 18 वर्ग। आवर्त कितने हैं, टोटल 7 आवर्त है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, इसका हो जाएगा टोटल वर्ग कितने हैं, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। मैं फिर से यहाँ एक बार लिख देता हूँ कि टोटल आवर्त कितने हैं, आवर्त है आपके 7 और वर्ग कितने हैं, तो वर्ग टोटल है 18 वर्ग। बड़ी लाइनों को आवर्त कहते हैं, खड़ी लाइनों को वर्ग कहते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, तो मैंने आपको बताया था कि याद रखना, पहली बात तो आपको याद रखना है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक में रखा गया और उसका बढ़ता क्रम है। कैसा क्रम है, परमाणु क्रमांक का बढ़ता क्रम। ठीक, ध्यान रखिएगा। और मेंडलीफ की जो थी उसमें क्या था, मेंडलीफ वाले में परमाणु भारों का बढ़ता क्रम था, परमाणु भारों का बढ़ता क्रम था। ठीक, बढ़ता क्रम था। ये आपका आधुनिक में है और ये क्या था, मेंडलीफ वाले में था। किसमें था, या पूरा लिख देता हूँ, आधुनिक। ठीक, तो ये हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब देखिए। कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, तो किसमें व्यवस्थित किया गया, तो याद रखिएगा कि इसको बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है, तो आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था, याद है आपको, मोजले ने दिया था। प्राचीन वाला किसने दिया था, तो ये दिया था मेंडलीफ ने। प्राचीन आवर्त नियम किसने दिया था, मेंडलीफ ने। डाल्टन ने क्या दिया था, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था 1809 में। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा, मोस्टली सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है, जनक का मतलब सबसे पहले किसने आवर्त सारणी बनाई थी, तो पहले हम लोग मेंडलीफ को ढूंढेंगे। अगर मेंडलीफ नहीं होता है तो मोजले। यहाँ पर ये तो लिखा नहीं सबसे पहले, तो यहाँ पर हम लोग मेंडलीफ को प्रेफर करेंगे पहले। तो सबसे पहले चूंकि इन्होंने ही बनाई थी आवर्त सारणी, तो मेंडलीफ हो गया। अगर वो ना होता तो हम आंसर देखते फिर किसको, मोजले साहब को। मेंडलीफ ने पुरानी वाली बनाई थी और मोजले ने आधुनिक बनाई है, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मेंडलीफ, दिमित्री मेंडलीव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। लंबा रूप का मतलब समझ रहे हो कि इधर से इधर की तरफ जाना है, तो ये किस पर निर्भर करता है, तो मैंने आपको बताया था जो ये होता है, ये परमाणु क्रमांक बोल दो या परमाणु संख्या बोल दो, दोनों में से कोई एक है, दोनों एक ही। तो किस पे निर्भर करता है, परमाणु संख्या पर। चलते हैं निम्नलिखित अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है
किस आधुनिक निम्न में से किस आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो देखिए किस पर हो जाएगा, कह रहा निम्न में से किस पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो मैंने तुमको क्या कहा था, एक लाइन बताई थी। पहली बात तो परमाणु क्रमांक और दूसरा उसका बढ़ता क्रम। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित है कौन सी, आज वाली। तो ये हो जाएगा परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक नहीं है तो परमाणु संख्या। चलते हैं 20 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरे नंबर टॉपिक पर चलते हैं। अब आ जाओ इधर, कह रहा तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, ये नियम किसने दिया। तो पहली बात तो ये याद कर लो कि ये नियम कौन सा है तो ये आधुनिक आवर्त नियम है। इसको क्या बोलते हैं, आधुनिक आवर्त नियम। ठीक, किसने दिया था, ये दिया था आपके मोजले साहब ने। किसने दिया था, मोस्ले भी लिखा होगा, मोजले ने दिया था। ठीक, आधुनिक आवर्त नियम है और परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखा गया है। परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में इसको रखा गया है। ठीक, अच्छा इधर आ जाओ, मेंडलीव का नियम क्या था, परमाणु भार के आवर्ती फलन है। उन्होंने भी नियम दिया था लेकिन क्या बोला था, परमाणु भार के आवर्ती फलन है। ठीक, और मेंडलीव, आगे चलते हैं, मोस्ले ने क्या दिया था, आधुनिक आवर्त नियम दिया है मोस्ले ने, आधुनिक आवर्त नियम जो आजकल हम लोग इसमें यूज करते हैं। ठीक, तीसरा है न्यूलैंड, इन्होंने क्या किया था, स्टूडेंट अष्टक नियम दिया था, तत्वों को सेट करने का अष्टक नियम, जिसको हम लोग संगीत स्वरों में यूज करते हैं, संगीत स्वर। इन्होंने क्या किया था, परमाणु का तरबूज मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने, परमाणु का तरबूज मॉडल, तरबूज मॉडल दिया था इन्होंने। ठीक, तो ये हो गया आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, आंसर बी हो जाएगा आपका मोस्ले। चलते हैं 22 नंबर पर। 22 नंबर क्वेश्चन में देखो ऑप्शन रदरफोर्ड है तो इसका तो इतना इंपॉर्टेंट हमको दिख नहीं रहा है। लिखा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कह रहा है किसी तत्व की परमाणु संगति मतलब द्रव्यमान से है यहाँ पर। ठीक, परमाणु संगति की बजाय उसका परमाणु क्रमांक एक अधिक मौलिक गुण है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उपर्युक्त कथन दिया था। ये सीधी सीधी बात बोल रहा है कि परमाणु द्रव्यमान के अलावा जो है तो परमाणु क्रमांक पर आधारित होने का नियम किसने दिया था, वो ये पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो मेंडलीव है, इन्होंने परमाणु भार बोला था, द्रव्यमान बोला था, जिसको हम कहते हैं परमाणु भार, और ये थे परमाणु क्रमांक वाले। तो जो क्रमांक वाला कहेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका हेनरी मोस्ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में ब्लैंक को सही स्थिति नहीं प्रदान कर सका। देखो जो मेंडलीव था उसमें याद रखिएगा एक तत्व था हाइड्रोजन। कौन सा तत्व था, हाइड्रोजन। जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो उसमें हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे सके थे, और हाइड्रोजन आज भी जो है तो उसकी स्थिति निश्चित नहीं है। हालांकि है तो पहले पर ही, लेकिन आज भी उस पर जो है तो कंफ्यूजन रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि वर्ष 1817 में खालिस्तान ने समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था। एमपी नोएथर ने, हेनरी मोस्ले ने, डोबराइनर ने या मेंडलीफ ने। तो पर समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में, तो ये सबसे पहले प्रयास किसने किया था, याद रखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो एक नियम आया त्रिक नियम। त्रिक नियम किसने दिया,
तो यहाँ पर प्रयास करने की बात कर रहा है, उसने ये नहीं कहा कि किया है। तो त्रिक नियम दिया था डोबराइनर ने, लेकिन डोबराइनर तो यहाँ पर है नहीं। तो फिर हम दूसरा नियम जाएंगे, अष्टक नियम वाला, क्योंकि दूसरे वैज्ञानिक फिर ये थे। तो अष्टक नियम किसने दिया? ये दिया था आपका न्यूलैंड ने। ठीक, इन्होंने सारे गामा के हिसाब से संगीत के सुरों के हिसाब से रखा था। अच्छा, डोबराइनर तो ये दिख गया ये वाला, तो हम इसी पर टिक करेंगे, ये हो जाएगा डोबराइनर, क्योंकि सबसे पहले त्रिक नियम किसने दिया था? डोबराइनर ने। तो इन्होंने ही समान गुणों वाले तत्वों को समूह को क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था। दूसरे नंबर पर कौन थे? तो याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था न्यूलैंड। इन्होंने ही अष्टक नियम दिया था, तत्वों को सारे गामापा के हिसाब से संगीत के स्वरों के आधार पर सेट किया था। किस आधार पर? संगीत के स्वरों के आधार पर सेट किया था, के आधार पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कौन सा तत्व, इसमें क्या कह रहा कि कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? तत्वों का मौलिक गुण, वही क्वेश्चन, या तो परमाणु क्रमांक होगा या परमाणु भार। तो तत्वों का जो मौलिक गुण है वो याद रखिएगा कौन है? परमाणु क्रमांक है। ठीक, ये हो गया आपका। तो परमाणु क्रमांक, या अगर क्रमांक ना दिया हो तो परमाणु संख्या देगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा परमाणु संख्या। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में लिखा सबसे भारी धातु। अब आते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेगा। तो यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि आप उन्हें अच्छे से तैयार कर सकें। तो 27 मिनट का वीडियो लगभग हो गया, 1 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, कह रहा सबसे भारी धातु कौन सी है? तो याद रखिएगा, एक हमारे पास धातु होती है ओस्मियम। धातु का नाम क्या है? ओस्मियम। ये आपकी सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु है। अच्छा, अगर ये सबसे भारी धातु है तो एक सबसे हल्की धातु भी होगी। सबसे हल्की धातु, तो याद रखिएगा ये आपकी कौन सी है? ये लिथियम है। ठीक, तो सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम। चांदी का प्रतीक क्या होता है? Ag। सोने का प्रतीक क्या होता है? Au। पारा का प्रतीक क्या होता है? Hg। तो ये आपके क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे हल्की धातु पूछ ली है, तो मैंने अभी आपको बताई हल्की धातु कौन सी? लिथियम। लिथियम का प्रतीक Li। प्लेटिनम का क्या होता है? Pt। एल्यूमिनियम का क्या होता है? Al। और मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg। एक होता है Mn, याद रखिएगा ये मैग्नीज का होता है। ठीक, किसका होता है? मैग्नीज। और ये Mg किसका है? मैग्नीशियम का है। अंतर दोनों में समझ लीजिएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी? लिथियम सही हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की तरफ। कह रहा सबसे हल्का तत्व कौन सा है? देखो फिर बात समझो, उसने कहा है सबसे हल्का तत्व जो आवर्त सारणी में पहले जगह पर होगा तो वो हो जाएगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन। याद रखना हाइड्रोजन धातु नहीं है, इसलिए तत्व बोला गया है। सबसे हल्की धातु कह दे तो आपको क्या बताना है? लिथियम। लिथियम का Li होता है, मैं पूरा लिख देता हूँ, इंग्लिश में लिख दूं, लिथियम ये होता है, इसका प्रतीक क्या होता है? Li होता है। तो ये हो गया आपका। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। कह रहा निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो सबसे विद्युत ऋणात्मक कौन सा है? तो याद रखिएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है
फ्लोरीन उल्टा टिक कर दिया है मैंने, ये फ्लोरीन मैंने सोचा फा बना है, फ्लोरीन। ठीक, तो सबसे जो हल्का तत्व है आपका वो मतलब सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। तो आंसर फ्लोरीन का क्या हो जाएगा? यफ होता है, कैपिटल यफ करके ये फ्लोरीन का होता है। और Cl का क्या होता है? क्लोरीन। ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है। तो सबसे देखो ये सेट होता है, फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये जो है आपका सबसे कम, और एस्टिटीन की विद्युत ऋणात्मक सबसे क्या होती है? सबसे कम होती है, और फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना है? तो याद रखिएगा पृथ्वी के लगभग 8 तत्व या 5 तत्व ऐसे, इसका मैं डिस्कस करता हूँ। 8 तत्व ऐसे हैं जिनका 97.2% पृथ्वी का पटल इसी से बनता है, 8 तत्वों से। इसके अलावा बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो 8 तत्व ऐसे हैं जिनका 97% भाग जो है तो इन्हीं 8 तत्वों से बनता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब 30 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर लेवल 5 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 31 क्योंकि वहां पर काउंटिंग डिस्टर्ब थी तो इसलिए। चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। कह रहा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो याद रखना कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु आपका है एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु, पाया जाने वाला धातु, अगर धातु बोलेगा तो एल्यूमिनियम है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एल्यूमिनियम हो जाएगा। अगर यही कह देता कि पृथ्वी पर सबसे सॉरी ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है तत्व, तो आपको हाइड्रोजन लगाना है, क्योंकि सूर्य में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। आगे क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस करेंगे। अभी का क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्यूमिनियम है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? अब यही देखो क्वेश्चन घुमा दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। ठीक, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। अब देखो मैं यहाँ पर एक बार डिस्कस कर देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर, अब पृथ्वी का मतलब पृथ्वी के पृष्ठ पर बात कर रहा है। कह रहा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तत्व कौन पाया जाता है? सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? तो याद रखना उसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तत्व अलग है और गैस अलग है। और सबसे ज्यादा धातु पूछ ले अगर तो कौन सी बतानी है? एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा अगर धातु पूछे तो क्या बतानी है? याद रखिएगा इसको हम लोग एल्यूमिनियम कहते हैं। ठीक, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको ध्यान रखने हैं। सबसे ज्यादा तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन। और सबसे ज्यादा धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर। कह रहा मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार एल्यूमिनियम का स्थान किस तत्व ने लिया है? एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम का स्थान सोडियम, गैलियम, जर्मेनियम, बोरॉन। बोरान तो नहीं है, जर्मेनियम, गैलियम, सोडियम, बोरान आना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोरान। लेकिन गैलियम आ रहा है। इस क्वेश्चन को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार ए का एल्यूमिनियम का स्थान, ये थोड़ा सा शब्द डिस्टर्ब है इस वजह से नहीं, फिर भी आप याद कर लीजिएगा कि एल्यूमिनियम, गैलियम। ठीक, एल्यूमिनियम और गैलियम सेम उसके हैं। अब आ जाओ आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है ये पूछ रहा था। देखो सीरियल याद कर लो, 2 होती है, फिर 8 होती है,
2 8 18 32 18 8 ये होता है आपका 3 3 6 7। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का है। तो कह रहा है दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तो इसको याद कर लीजिए। कितने होते हैं स्टूडेंट? 8 होते हैं। पहले आवर्त में कितने हैं? 2। दूसरे आवर्त में कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8। चलते हैं इसके बाद। कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? 5वें आवर्त में आपके जो है तो कितने? 2 8 18 18 32। इसका आंसर 18 हो जाएगा। ठीक, इसका देखो याद कर लो। पहले आवर्त में फर्स्ट, जब आवर्त सारणी आप सामने रखोगे तो आपको दिख जाएंगे। पहले आवर्त में कितने होते हैं? ये आपका फर्स्ट आवर्त है, इसमें 2 ही तत्व होते हैं, पहले में हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे आवर्त में कितने होते हैं? 8 होते हैं। पांचवें में कितने याद रखना है? 18 होते हैं। 2 8 8 18 18 32। अच्छा, इनको जोड़ते हैं। 2 आवर्त सारणी में गिन लीजिएगा। 2 8 8 18 18 और 32। 8 8 16 8 24 8 32 4 36 की 86 3 3 3 6 2 8 86 और बाकी फिर 86 38 18 8 से 14 104। टोटल आवर्त सारणी में तत्व कितने हैं? तो याद रखिएगा टोटल आवर्त सारणी में 118 तत्व है। कितने हैं? 118 तत्व है। तो ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा तत्व का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया था? तो तत्वों का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा ये आपका दिया गया था बर्जीलियस के द्वारा। तत्वों का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा बर्जीलियस के द्वारा। अच्छा, जॉन डाल्टन ने क्या दिया था? तो सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था। परमाणु सिद्धांत दिया था किसने? जॉन डाल्टन ने। लेवोजियर को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान का पिता, मतलब फादर कहा जाता है रसायन विज्ञान का। बॉयल ने आदर्श गैस समीकरण में अपना नियम दिया था। और बर्जीलियस ने तत्वों का प्रतीक दिया था। जैसे सोडियम को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसको शॉर्ट में इन्होंने कहा था कि Na से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपके कौन थे? याद रखना बर्जीलियस साहब थे। तत्वों का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया था? तो बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं जिनमें प्रत्येक तत्व के नाम का प्रतीकात्मक निरूपण एकल वर्णमाला द्वारा दिया गया है? जैसे हम बात करें W किसका होता है? तो टंगस्टन का होता है। तो इस तरह के कितने शब्द हैं जिनको केवल एक ही वर्णमाला द्वारा निरूपित किया गया? देखो, दूसरा है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन को हम लोग क्या कहते हैं? केवल F कहते हैं। H को हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन। तो ऐसे करके मुझे लगता है अप्रोक्स कितने हैं? 14 तत्व ऐसे हैं, याद रखना। ये देखो 14 तत्व ऐसे हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी है करेक्ट। क्या हो जाएगा? डी। कितने ऐसे तत्व हैं जो एकल वर्णमाला द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं? आप उसमें देख सकते हैं। आवर्त सारणी को सामने रखिए और आवर्त सारणी को सामने रखने के बाद गूगल पे देख लीजिए। टोटल 14 तत्व ऐसे हैं जिनको सिंगल शब्द के द्वारा डिनोट किया गया है। कितने शब्दों के द्वारा? सिंगल शब्दों के द्वारा
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसका आंसर 14 हो जाएगा। चलते हैं, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? एसएससी 2020 में आया था। अब देखो यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसका देखो बताया भी था मैंने, Mg जो होता है ये क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, याद रखिएगा। ये क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, सीएम। और जो Mn होता है ये होता है मैग्नीज। जो ये एमओ होता है ये मलिब्डेनम होता है। ये कोई आवर साड़ी में तत्व नहीं है। ये क्या हो जाएगा? मलिब्डेनम हो जाएगा। तो ये आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम का Mg हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन पर है, कह रहा आवर्त सारणी के दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है। एक तो फ्रांसियम है और दूसरा कौन सा है? तो ये तो आपको पता ही है, तो नाम से ही दिख रहा होगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? फर्मियम। फ्रांसियम और फर्मियम दो तत्व आपके हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर में आपका ये आंसर क्या हो गया? एक तो कह रहा है फ्रांसियम, फ्रांस के नाम पर दो तत्वों के नाम है। एक तो फ्रांसियम है, क्या है? फ्रांसियम है। और दूसरा क्या हो गया आपका? फर्मियम है, फर्मियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। इसके बाद हम लोगों के पास 20 क्वेश्चन बचेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? पोलोनियम तत्व की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है इसको, मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी। पोलोनियम तत्व की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी। पोलोनियम तत्व की खोज किसने की थी? ये की थी मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं 41 नंबर पर। 41 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कह रहा तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म को चुनिए जो कि सामान्य तापमान और मानक दाब पर द्रव अवस्था में होते हैं। तो याद कर लो, दो ही तत्व हैं हमारे इस आवर्त सारणी में। दो तत्व ऐसे हैं जो कि आपको सामान्य ताप और दाब पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। देखो तत्व की बात करें तो दो है, कंफ्यूजन ना रखिएगा, मैं ध्यान से आपको बता रहा हूं, आप सुनिएगा। कह रहा ब्रोमीन और फ्लोरीन। तो ब्रोमीन तो होता है लेकिन फ्लोरीन नहीं होता, गलत हो गया। मरकरी तो होता है लेकिन रुबिडियम नहीं होता है, गलत हो गया। ब्रोमीन तो होता है लेकिन थैलियम नहीं होता, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका? डी करेक्ट हो गया। अब बात को सुनो मेरी ध्यान से। अगर आपसे कह दे कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्व, क्या कहेगा? द्रव अवस्था में सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्व। कैसी अवस्था में? द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्व वाले में ऊपर लिख देता हूं। तत्व की बात करें तो दो याद रखना है। एक तो आपका मरकरी, जिसको हम क्या कहते हैं? पारा। प्रतीक क्या होता है इसका? Hg। और दूसरा होता है ब्रोमीन, इसका प्रतीक क्या होता है? Br। अब आपसे अगर कह दे कि द्रव धातु कौन सी है, तो याद रखना पारा या मरकरी। अगर धातु की बात करें तो पारा या मरकरी होता है। और दूसरा अगर अधातु की बात कर दे तो क्या होता है? ब्रोमीन होता है। इसका प्रतीक क्या है? Br। और इसका प्रतीक क्या है? Hg। अब एक बार अंतर को समझ लो। अगर कह दे कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्व कौन है, तो मरकरी और ब्रोमीन दोनों लिख लें, क्योंकि आवर्त सारणी में हमारे तत्व ही है। कह दे अगर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु का नाम बताइए, तो एक ही धातु है, मरकरी। और अगर कह दे कि कोई अधातु का बताइए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, तो क्या हो जाएगा? इसका ब्रोमीन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 42 नंबर की तरफ।
कह रहा आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं। कितने तत्व होते हैं सामान्य तापमान? ऑप्शन देख लीजिए कितने हैं, 10 है, 13 है, 11 है, या ये कितना लिखा हुआ, 12 लिखा हुआ है, हाँ 12 लिखा हुआ। तो इसमें आपको बताना कितने होते हैं। तो पहले तो यहाँ पर देख लो अक्रिय गैस, चूंकि गैस की बात कर रहा है तो अक्रिय गैस कितनी होती है वो देख लो। ये होता है ही, ने, अर, कर, एक्स और रेडॉन। तो कितनी हो गई? ये आपकी टोटल 6 तो गैस हो गई, 3 3 6, ठीक। इसके बाद हमारा एक हाइड्रोजन हो गया 7, और भी कुछ होंगे आवर साइड में, मुझे नाम नहीं याद आ रहे हैं। तो हमारे पास टोटल कितने 11 तत्व ऐसे होते हैं जो हमेशा कितने पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक। अब आपसे पूछ ले, जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ पहले उसको देते हैं फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कह रहा है सिंगल तत्व से, मतलब वर्णमाला के सिंगल तत्व से कितने लोगों को डिनोट करते हैं? वर्णमाला के वर्णों से अल्फाबेट जो होते हैं तो कितने तत्व डिनोट करते हैं? 14 तत्वों को। और गैसें कितनी है उसमें टोटल? तो गैसें आपकी 11 है। याद रखिएगा, सिंगल वर्ण की बात करें तो 14 और गैस की बात करें तो 11। इसमें टोटल गैसीय अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे आपकी ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, 3 ये हो गई, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसके बाद यहाँ पर ही, ने, अर, कर, एक्स, रन। तो देखो 3 3 6 तो ये हो गई, 6 3 9 और 2 गैस। और आप बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कौन कौन सी होंगी। मुझे तो नहीं याद आ रही हैं। ओ से टेपो देख लीजिएगा, इसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर 3 गैसें ऐसी कौन सी है। 3 का 3 3 6 3 9, 2 गैस बतानी है, 2 कौन कौन सी हैं जो कि आपकी मुक्त अवस्था में गैसीय फॉर्म में पाई जाती हैं। तो चलते करें, जॉन न्यूलैंड ने, अच्छा न्यूलैंड का नाम आ गया तो इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने, न्यूलैंड ने क्या किया था? अष्टक नियम दिया था, अष्टक नियम दिया था। अब ये पूछना चाह रहा है कि अष्टक नियम दिया कब था? तो याद रखिएगा ये 1865 की बात है। कब? 1865 की बात है। न्यूलैंड ने अष्टक का नियम कब दिया था? अष्टक 65। अच्छा, नियम क्या था आपको पता? संगीत के 7 स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी, फिर आ जाता है सा, फिर वही स्टार्ट हो जाएगा रे, गा। तो इन्होंने क्या किया था? तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। तो उन्होंने कहा कि जो पहला तत्व है और जो 8वां तत्व होगा, देखो 3 3 6 7 8वां, तो मतलब जो पहला तत्व होगा वो 8वें तत्व से, जो दूसरा तत्व होगा वो 9वें से, जो तीसरा तत्व होगा वो 10वें से। मतलब इस तरह ये सेम गुण प्रदर्शित करेगा। तो कह रहे यदि तत्वों को परमाणु भार है, अच्छा ये बढ़ा रखा किस क्रम में था? ध्यान रखना, परमाणु भार के। न्यूलैंड का अष्टक नियम ये भी परमाणु भार में, डोब्राइनर का त्रिक नियम था वो भी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, और मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी में तत्वों को रखा था वो भी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ही रखा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा, यह नियम है। तो ये देखो क्या है, 8वां तत्व जो है वो पहले वाले नियम से क्या है,
अपना बनाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूलैंड का अष्टक नियम। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसका, डी। अच्छा, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, डो ने कहा था परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखेंगे, किसके, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखेंगे। डो ब्राइनर का त्रिक नियम था, क्या था, इन्होंने परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में तीन तीन तत्वों को रखा था। ठीक, तो ये आपका करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अक्रिय तत्वों को किस समूह के सदस्य में रखा गया, या अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं। तो याद रखिएगा जो ये है ना, ये शून्य समूह के सदस्य है, शून्य समूह, इनको 18वें वर्ग में रखा गया है। 18वां, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा क्षार धातुओं को किस समूह में रखा गया, तो ध्यान रखना फर्स्ट ए में क्षार धातुओं को रखा गया है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए में क्षार धातुओं को रखा गया है, फर्स्ट ए। और आगे चलते हैं 47 नंबर में। किस तत्व को सिक्का धातु कहते हैं। सिक्का धातु का मतलब जिससे मुद्राएं बनाई जाती है, इसको सिक्का धातु या मुद्रा धातु भी कहते हैं। फर्स्ट ए, सेकेंड ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्का धातु किसको कहते हैं, फर्स्ट बी धातु को सिक्का धातु कहते हैं। सिक्का धातु या मुद्रा धातु किसको कहते हैं, फर्स्ट बी को, फर्स्ट बी को मुद्रा धातु कहते हैं। 48 नंबर पे चलते हैं। कह रहा शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। शून्य समूह में रखे, अभी मैंने आपको बताया था ना, शून्य समूह में जो तत्व रखे गए हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। क्षार धातुएं किसमें रखी गई हैं, तो याद रखना आपकी क्षार धातुएं किसमें रखी गई हैं, फर्स्ट ए में। क्षारीय मृदा धातुएं किसमें रखी गई हैं, सेकेंड ए में। ठीक, निष्क्रिय तत्व किसमें रखे गए हैं, शून्य में। ठीक, और मुद्रा धातु किसमें रखी गई हैं, फर्स्ट बी में। मुद्रा धातु किसमें रखी गई हैं, फर्स्ट बी में। और मुद्रा धातु को ही और क्या कहते हैं, सिक्का धातुएं कहते हैं। ठीक, तो चलते हैं, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, निष्क्रिय तत्व हो जाएगा। 49 नंबर में कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन रिपीटेड है। फ्रांस के नाम पर एक का नाम फ्रांसियम, दूसरे का नाम क्या है, फर्मियम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा पोलोनियम की खोज किसने की थी, तो मैंने आपको बताया था जो मैरी क्यूरी थी उन्होंने ही क्या किया था, पोलोनियम की खोज की थी। पोलोनियम की खोज की थी किसने, मैरी क्यूरी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैरी क्यूरी। तो 50 हो गए। अब आपके 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड भी मिलेंगे। कौन सा तत्वों का मौलिक गुण है, तो मैंने आपको बताया था जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, ये इसका मौलिक गुण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या। 52 नंबर है। क्या संक्रमण तत्व की क्या विशेषता है, जो संक्रमण तत्व होते हैं इनको डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक तत्व, डी स्मॉल बना लीजिएगा, ये जो डी होगा ये स्मॉल बनेगा, इनको डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व किसमें आते हैं, डी ब्लॉक तत्व में। और डी ब्लॉक तत्व में जो आपका डी ऑर्बिटल होता है, ये क्या होता है, sp, पी ऑर्बिटल अपूर्ण होता है, डी ऑर्बिटल अपूर्ण होता है, मतलब इसमें एक ही भरे होते हैं, और ये जो होता पूरे ऑर्बिटल नहीं भरे होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता, तो मैंने आपको बताया था लास्ट वाले में आपकी अक्रिय गैसें भरी हैं, तो ही, ने, अर, कर,
एक्स रन, तो ये क्या है, ये सब के सब अक्रिय गैस हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है, तो प्रथम सदस्य आपका एक क्षार धातु होता है। क्या होता है, क्षार धातु। प्रथम फर्स्ट ए में कौन सी धातुएं हैं, क्षार धातुएं हैं। देखो टिक्स में हो गया, क्षार धातु यहाँ है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा, चलते हैं। कह रहा कौन शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब जिसका बाह्य ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, उसकी बात कर रहा। तो याद रखिएगा, जो अक्रिय गैसें होती हैं उनके जो बाह्य इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एकदम शून्य होते हैं, ना तो इनको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत होती है, इनके नाभिक स्थायी होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, तीसरे और चौथे, तो बेसिक और एसिडिक दोनों होते हैं, अम्लीय और क्षारीय दोनों ऑक्साइड होते हैं। कैसे, अम्लीय भी होते हैं और प्लस तुम्हारे क्षारीय भी होते हैं। ठीक, दोनों प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। कह रहा है आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे वर्गीकृत किया गया, तो परमाणु क्रमांक के बढ़ने के अनुसार इनको क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। आवर्त सारणी में तत्वों की आवर्तिकता का आधार क्या है, तो मैंने बताया था जो इनको है परमाणु क्रमांक के या परमाणु संख्या, जो ऑप्शन में दिख जाए। मान लो परमाणु क्रमांक नहीं दिख रहा है तो फिर आपको क्या ढूंढना है, परमाणु संख्या ढूंढनी है, इसके आधार पर इसको रखा गया है। चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। यहाँ पर आवर्त सारणी में तत्वों की आवर्तिकता का आधार क्या है, अच्छा आवर्तिकता की बात कर रहा है, मतलब इनको एक ही आवर्त में कैसे रखा गया, तो इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया। अगर केवल इससे पूछता कि इनको रखने का आधार क्या है, तो परमाणु क्रमांक है। आवर्तिकता का मतलब लास्ट में इलेक्ट्रॉनों की सेम संख्या के कारण ही इसको एक ही इसमें रखा गया है। चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है आवर्त सारणी के कौन से समूह में निष्क्रिय गैसें स्थित होती हैं, तो याद रखना समूह नंबर 18, लास्ट वाला जो कॉलम है इसको हम शून्य वर्ग भी कहते हैं। इसमें आपको क्या रखा गया है, निष्क्रिय गैसों को रखा गया है, तो समूह नंबर 18। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, और इस सेशन का भी लास्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा 17वें समूह के तत्व को हैलोजन कहा जाता है। क्षारीय मृदा धातु किसको बोलते हैं, सेकेंड ए वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु, फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों को आपको क्षारीय मृदा धातु सेकेंड है, क्षारीय धातु फर्स्ट ए। निष्क्रिय गैसों को 18 वर्ग या शून्य वर्ग में रखा गया है। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, इनको हैलोजन कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन 60 ही क्वेश्चन थे इसमें, और तो क्वेश्चन है नहीं। टोटल 60 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया और अप्रॉक्स समय लग गया 1 घंटे का। ये मान के चलो कि 1 घंटे के हिसाब से रेशियो लेकर चले। आपके आज के बाद आपको कभी भी आवर्त सारणी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।